10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस बिंदु में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं सी प्रोग्रामिंग सीरीज की आपकी वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें जो किससे रिलेटेड है, हमारे लूप से ही रिलेटेड है। आज से पहले की जो वीडियोस मैंने प्लेस की थी उसमें मैंने आपको सिखाया था कि लूप क्या होते हैं, लूप हमारे पास कितने टाइप्स के हैं, और लूप के ऊपर मैंने आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स बनवाए हैं। जैसे मैंने टेबल प्रिंट करने सिखाई है, नंबर प्रिंट करने सिखाए हैं, रिवर्स नंबर प्रिंट करने सिखाए हैं, फॉर लूप, डू व्हाइल और व्हाइल लूप पर। तो आज उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि हम पैलिंड्रोम नंबर को कैसे प्रिंट कराएंगे। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं या बीटेक के स्टूडेंट हैं या किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, तो आपका जो पेपर होता है सी प्रोग्रामिंग का, उसमें एक क्वेश्चन 100% आता है, कई बार आया है क्या, कि पैलिंड्रोम नंबर को प्रिंट कराइए, टू चेक द पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, इस तरीके से आता है, या इस तरीके से आता है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो किसी भी तरीके से आ सकता है। बेसिकली क्या कहना चाहता हूं कि पैलिंड्रोम एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके पेपर में 100% आता ही आता है। तो ये थोड़ा एडवांस प्रोग्राम है, थोड़ा अच्छा प्रोग्राम है इसलिए। तो आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है एक्चुअल में, और उसको हम कैसे बनाएंगे टर्बो सॉफ्टवेयर पर या फिर किसी भी ऑनलाइन कंपाइलर पर। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। क्यों? क्योंकि स्किप करने से क्या होता है कि कुछ मेन पार्ट्स क्या हो जाते हैं, हमारे छूट जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। और चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हम पैलिंड्रोम नंबर को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं सी प्रोग्राम। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। क्या, किस तरीके से क्वेश्चन आता है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, यानी हमें नंबर बताना है कि पैलिंड्रोम है या नहीं। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको 3 ट्रिक्स समझाई थी। थोड़ा सा डिले हो गया है तो आप थोड़ा सा रिवाइज करना भूल गए होंगे, मैं इसलिए रिवाइज दिला देता हूँ थोड़ा सा। कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई प्रोग्राम का कोड लिखते हैं, कोडिंग करते हैं, तो हम 3 चीजें सोचते हैं। 3 चीजें क्या मतलब कि हमें क्या इनपुट करना है, ठीक है, हमें क्या कैलकुलेशन करनी है, और हमें क्या प्रिंट करना है, दैट मीन्स आउटपुट क्या चाहिए। मैंने बताया था कि किसी भी प्रोग्राम के लॉजिक को ब्रेक करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती है। इनपुट क्या करना है, हमें यह पता चल जाए, अगर हमें कैलकुलेशन क्या करनी है ये पता चल जाए, तो हमें आउटपुट ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमें पहले ये समझना होगा कि हमें करना क्या है। तो उसके लिए समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। हमें क्या पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। तो अगर बच्चों सीधी सी बात है, मैं थोड़ी सी डेफिनेशन अगर लिखूं, तो पैलिंड्रोम नंबर क्या है, दोज नंबर which can be written in the reverse order and then it will be same as original number। ठीक है, तो मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन क्या लिखी है मैंने, कि जो वो नंबर जो क्या हो सकता, वो नंबर जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिपीट करके भी लिख सकते हैं, यानी which can be written in the reverse order, it will be same as original number। कैसे, बात समझते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर लिया है, जैसे मैंने लिखा है 1 to 1, मैंने क्या एंटर कराया, एक नंबर एंटर कराया जो क्या है 1 to 1। तो 1 to 1 क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो 1 to 1 को जैसे इस तरीके से मूव हुआ है, 1 to 1 इस तरीके से चला है। अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा, मैं इधर से लेके आता हूं, तो क्या आएगा, सबसे पहले ये 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 2, और उसके बाद ये क्या आएगा 1। तो ध्यान से देखो, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था ये क्या कहलाएगा, ओरिजिनल नंबर। जो ओरिजिनल नंबर था, रिवर्स करने के बाद भी वही नंबर आया ना। तो दोज नंबर जो आफ्टर द रिवर्सिंग द डिजिट कह सकते हैं, रिवर्सिंग ऑर्डर ना करके बच्चों, थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए क्या कर सकते हो, डिजिट्स। ठीक है, तो वो नंबर जिसकी डिजिट्स को अगर हम रिवर्स कर दें तब भी अगर वही नंबर लौट के आ रहा है, तो वो दोज नंबर क्या कहलाएगा, हमारा पैलिंड्रोम नंबर कहलाएगा। बात समझ में आई? यानी कि कोई भी अगर नंबर है, अगर आप उसको रिवर्स करके लिख रहे हो, उसकी डिजिट को रिवर्स करके लिख रहे हो, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, हमारा पैलिंड्रोम नंबर कहलाएगा। अगर सेम आ जाते हैं तब, अगर सेम नहीं आते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मैंने क्या लिखा है 143, अब मैं इसको जब रिवर्स करूंगा, इस तरीके से गया था 143, अगर मैं इसको डिजिट को रिवर्स करता हूं तो पहले क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 4, और फिर आएगा 1। तो क्या सेम हुआ है? नहीं। तो अगर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट नंबर जो है सेम नहीं आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, पैलिंड्रोम नंबर नहीं कहलाएगा। ये क्या है, पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। और अगर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट
नंबर क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, पैलिंड्रोम नंबर। बात समझ में आ गई। तो हमें इससे ये पता चल गया कि पैलिंड्रोम क्या होता है, यानी कि मुझे कुछ ऐसी टेक्निक लगानी है जो नंबर रिवर्स करने के बाद क्या आ जाए, यही वापस लौट के आ जाए। तो अब उसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें टेक्निक क्या करनी है। तो उसके लिए एक छोटा सा टेक्निक बताता हूं, आप गूगल करोगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बता रहा हूं जो 3 प्रोग्राम होते हैं, पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रांग और सम ऑफ द डिजिट। तीनों प्रोग्राम के लिए वो एक ही टेक्निक काम कर जाएगी, बस थोड़ा सा लॉजिक चेंज होगा, है ना। तो आज पहले पैलिंड्रोम में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आर्मस्ट्रांग, और उसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम फिर किसके लिए, सम ऑफ द डिजिट के लिए। चलिए अब हमें पता चल गया। अब इनपुट देखते हैं, इनपुट क्या है। हमें प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम बनाया हमने, तो प्रोग्राम बनाने के बाद मैं सिस्टम पर जब रन कराता हूं, कंप्यूटर पे Ctrl+F9 करेंगे अगर हम टर्बो पे बना रहे हैं, तो जब प्रोग्राम रन कराते हैं तो वो हमसे इनपुट पूछेगा। भाई सिस्टम को क्या पता कि नंबर क्या है, तो पहले क्या देना पड़ेगा, उसको नंबर इनपुट कराना पड़ेगा। तो मुझे पता चल गया इनपुट में क्या करना है, मुझे एक नंबर एंटर कराना है। समझ गए, मुझे क्या करना है, एक नंबर एंटर कराना है कि भाई ये नंबर मैं दे रहा हूं आपको 121 या 123, जो भी आप नंबर देना चाहते हो, कि भाई ये नंबर है। अब मुझे ये चेक करके बताओ कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो इसलिए इसे क्या दिया हमने, नंबर दिया। कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा, वो लगाना है। आउटपुट वो भी आपको वहीं से पता चल जाएगी कि क्या होना है, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूला, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप प्रैक्टिस करने के बाद समझ सकते हो। तो ये जो प्रोग्राम है पैलिंड्रोम का, ये मुझे इसलिए आता है क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम बना रखे हैं, मैंने खुद से क्या है, लॉजिक को ब्रेक करना सीखा है, खुद से लॉजिक को बनाना सीखा है। तो मुझे पता है कि हाँ मैं कैसे निकाल सकता हूँ, कौन से ऑपरेटर्स लगा सकता हूँ। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको फिर क्या होगा, आप थोड़ा सा पढ़ने के बाद ही चीजों को समझ पाएंगे। बात समझ रहे हो। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अभी तक आपने जितने मेरे प्रोग्राम बनाए हैं, तो आप अगर उनको सही से समझा है, ऑपरेटर्स को सही से समझा है, तो आप इसको भी मेरी बिना मदद के बना सकते हो, ठीक है। तो कोशिश पहले करेंगे कि बन सकता है या नहीं, वरना फिर मैं आपको जो ट्रिक दे रहा हूँ उस ट्रिक को आपको समझना है। चलिए देखते हैं कि कैसे बनाएंगे प्रोग्राम को, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके लिए बना रहे हैं, टर्बो के लिए बना रहे हैं, याद रखेंगे टर्बो के लिए। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या आती है, हेडर फाइल्स हैज इंक्लूड studio.h, उसके बाद हैज इंक्लूड conio.h, यहाँ पे क्या आएगा, void main और इन्वर्टेड कर्ली ब्रैकेट ऑन, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ऑन होने के बाद अब हम, क्योंकि नंबर एंटर कराऊंगा तो कंप्लीट नंबर एंटर कराना है, तो मैंने इंट लिखा, इंट नंबर क्या मान लिया मैंने, n मान लिया है, ठीक है। उसके बाद नंबर माना है और मुझे क्या करना है, एक लूप लगेगा, तो लूप में हमेशा मैं क्या लेता हूँ, i। बाकी मैं भी इसको यही छोड़ रहा हूँ, मैं आगे जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं हाथों हाथ उसको लिखता चलूंगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि हमें इनपुट करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम एक मैसेज प्लेस करेंगे, प्रिंट एफ। क्या होगा प्रिंट एफ का मतलब, कि एंटर द नंबर। भाई सबसे पहले तो नंबर ही बताना है ना, कि नंबर क्या है, किसको आप चेक करना चाहते हो। तो कैसे पता चलेगा, जब तक मैसेज प्लेस नहीं करोगे। एंटर द नंबर, नंबर को रीड कराने के लिए क्या यूज करते हैं, स्कैन एफ। तो यहाँ आएगा %d, एक ही नंबर है, एंड % किस में नंबर एंटर कराएंगे, n में। हमारा इतना काम हो गया। अब जो नंबर एंटर कराया है, क्योंकि मुझे लास्ट में चेक करना है बच्चों, मुझे चेक करना है ना। अब देखो जो नंबर मैंने एंटर कराया है, मान लेते हैं क्या कराया है, 121 मैंने n में स्टोर कराया है। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इस n के ऊपर, तो क्या होगा कि ये नंबर रिवर्स होगा। जैसे नंबर अभी ऐसे लिखा हुआ है, तो फिर ये रिवर्स होगा। तो हो सकता है कि लास्ट में जो नंबर आए n में, वो कुछ और आ जाए चेंज होके। जैसे यहाँ 123 लिखा है, तो हो सकता है कि जब ये रिवर्स ऑर्डर में आए तो n में चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली चेंज होगा ही होगा नंबर लास्ट में आके, तो नंबर बदलेगा। तो नंबर जब बदल जाएगा तो फिर पुराना वाला नंबर रहेगा नहीं मेरे पास। मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे पुराना नंबर था क्या सिस्टम को। तो मुझे क्या करना है, इस नंबर को मैं कहीं स्टोर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने एक वेरिएबल ले लिया a नाम से, ठीक है। a नाम से मैंने वेरिएबल लिया और मैंने इस नंबर को इसमें स्टोर कर लिया। किसको, जो नंबर मैंने एंटर कराया है। इससे क्या फायदा होगा कि मेरा नंबर किस में स्टोर हो गया, इस a में स्टोर हो गया, n में भी है, अब a में भी है। अब a में स्टोर हो चुका है, अगर मान लो आगे जाके n की वैल्यू चेंज हो भी जाती है, 123 से 321 हो भी गई, तो क्या होगा, मेरे पास ओरिजिनल नंबर a में तो स्टोर रहेगा ना। तो फिर मैं चेक कर लूंगा ना कि क्या a में जो वैल्यू है, क्या वो बराबर है n के। और अगर मैंने a में स्टोर नहीं किया तो n की वैल्यू तो है मेरे पास, लेकिन मेरे पास पुराना नंबर जो मेरा ओरिजिनल नंबर था वो मिलेगा ही नहीं मुझे। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर स्टोर करना पड़ेगा, ताकि मैं आखिरी में लास्ट में वैल्यू को चेक कर सकूं, क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है।
बराबर होंगे तो पैलिंड्रोम कहलाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। अब हम लूप बना रहा हूं, लूप में कौन सा ले रहा हूं, वाइल लूप। मैं किससे बना रहा हूं इसको, वाइल लूप से बना रहा हूं अभी प्रोग्राम को। और मैंने यहाँ पे लिखा कि जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू है, क्या वो नॉट इक्वल टू है किसके, 0 के। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्या जो n की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू है 0 के। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब चलो, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक तो मैंने देखो n यूज किया है, एक a यूज किया है, दो वेरिएबल हो गए। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक r इज इक्वल टू मैंने क्या है n% 10, तो एक r एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पे हमने r वेरिएबल लिखा है। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे r नहीं दिखाया तो क्या उसी एरर आएगी, अनडिफाइंड सिंबल, यानी कि जो आपने यहाँ पे सिंबल्स यूज किए हैं, जो आपने वेरिएबल यहाँ पे यूज किए हैं, वो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन नहीं है। डिफाइन का मतलब कि इंटीजर है या फ्लोट है, तो हमें बताना पड़ता है कि यहाँ पे जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो कौन से हैं, डाटा टाइप के हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, क्या है। तो यहाँ पे इंटीजर है, तो इसलिए अब इसमें कैसी वैल्यू स्टोर होगी, सिर्फ इंटीजर वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू, पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं होगी। आर हो गया। अब मैंने एक एस नाम से लिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, एक एस लिख दिया। और एस में मैं क्या कर रहा हूं, एस इंटू 10 प्लस आर। ठीक है, एस इंटू 10 प्लस आर। और मैंने यहाँ पे क्या करा है, x इज इक्वल टू क्या लिख दिया है, 0 लिख दिया है। क्यों लिखा है अभी बताऊंगा। यहाँ पे फिर हमने n में किया है कि n डिवाइडेड बाय 10, और ये ब्रैकेट मैंने क्या कर दिया, बल। ठीक है, अब आगे प्रोग्राम करते हैं। इतना हमारे कैलकुलेशन का पार्ट था। अब हमें क्या चेक करना था, पैलिंड्रोम। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाएंगे इफ और एल्स की। इफ मेरी जो कैलकुलेशन होकर आएगी वो आएगी एस में। कैसा आएगी बच्चों, वो अभी घबराने वाली बात नहीं है, वो मैं अभी समझाऊंगा। इफ a इज इक्वल टू, क्योंकि मेरे पहला नंबर कहाँ में स्टोर किया था मैंने, a पे, तो क्या a s के इक्वल है। अगर ऐसा हुआ, कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू हो गई, तो यहाँ लिखा आ जाएगा प्रिंट f में मैसेज प्रिंट कर देंगे क्या, कि एंटर नंबर इज पैलिंड्रोम। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर किस में जाता है, एल्स में। कंडीशन क्या बनती है, एल्स, और यहां लिखा आएगा प्रिंट एफ, यहां लिखेंगे एंटर नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ब्रैकेट बंद, क्योंकि हमने टर्बो बनाया है तो फिर हम लिखेंगे गेट ch और यहां पर ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। किसके लिए, पैलिंड्रोम के लिए। अब बात समझते हैं कि कैसे हुआ है, किस तरीके से इसमें काम होना है, कैसे ये रन होगा। ठीक है, तो रन करते हैं। पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं क्या क्या है। हेडर फाइल्स आपको पता ही है, हेडर फाइल का काम क्या होता है, हेडर फाइल का काम होता है कि जो भी आपने यहाँ पे फंक्शंस यूज किए हैं उन सबकी जो लाइब्रेरीज होती है वो कहाँ पे डिफाइन होती है, इन हेडर फाइल्स में होती है। यानी कौन सा फंक्शन, कौन सा वेरिएबल, कौन सा डाटा टाइप क्या काम करता है वो कहाँ पता चलता है, इन हेडर फाइल्स में पता चलता है। बेसिकली मोटा मोटा समझाते हैं। टर्बो बना रहे हैं इसलिए वॉइड मेन लेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया है, एक इंटीजर नाम से एक डाटा टाइप से मैंने वेरिएबल बनाए हैं, क्या, NARS इक्वल टू 0। दैट मींस क्या होगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, कंप्यूटर के डेटाबेस में क्या होगा, A नाम से, N नाम से, R नाम से और S नाम से, इस नाम से क्या बन जाएंगे, ये वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ कैसी वैल्यू को स्टोर कराएंगे, इंटीजर वैल्यू को, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट नंबर को स्टोर कराएंगे, पॉइंट वाले नंबर को स्टोर नहीं कराएंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, मैसेज प्लेस किया, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो जब भी कुछ इनपुट कराना हो सिस्टम में तो हमेशा एक मैसेज प्लेस कर दो, ताकि आपको पता रहे कि किस टाइम पर क्या वैल्यू एंटर करानी है। उसके बाद मैंने जो नंबर एंटर कराया वो n में पहुंच जाएगा। फिर मैंने n की वैल्यू स्टोर की है a में। क्यों, क्योंकि मुझे जो मेरे पास ओरिजिनल नंबर है, जो मैं नंबर एंटर करा रहा हूँ, वो मुझे लास्ट में उसकी जरूरत पड़ेगी। तो उसकी जब जरूरत पड़नी है तो मुझे उसे कहीं पे स्टोर करके रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं कोई फॉर्मूला लगाऊं और उस n की वैल्यू चेंज हो जाए। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले ही नंबर को स्टोर करके कहीं पर रख लेते हैं। फिर मैंने लूप लगाया है, लूप में फॉर्मूला क्यों लगाया है वो भी समझ में आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे लास्ट में कंडीशन चेक करी है सिर्फ। वाइल का काम क्या होता है, वाइल क्या है, एक लूप होता है जो तब तक रन करता रहेगा, यानी कि जब एक बार इसमें एंटर हो जाएगी वैल्यू तो ये तब तक इसमें एंटर घूमता रहेगा जब तक ये कंडीशन कैसी ना हो जाए, फॉल्स हो जाए। यानी वाइल लूप कब काम करता है, जब कंडीशन कैसी होती है, ट्रू। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इन ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, अगले लाइन पे पहुंच जाएगा। बात समझ रहे हो, वाइल लूप कब काम करता है, वाइल लूप जब तक कंडीशन कैसी रहती है, ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी वो इस कोड में एंटर कर जाएगा
और कोड में एंटर करने के बाद जो भी कुछ लिखा है वो काम करेगा। जैसे ही कंडीशन फेल होगी तो वो क्या करेगा, इस लूप से कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन पर पहुंच जाएगा। इफ का काम क्या होता है, इफ क्या करता है, कंडीशन चेक करता है। ये क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशन स्टेटमेंट का मतलब कि ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप में एंटर करेगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये बाहर चला जाएगा। लूप में और इसमें कंडीशन स्टेटमेंट में क्या अंतर है, व्हाइल लूप क्या करता है कि ये लूप में एक बार एंटर करने के बाद चलता रहेगा जब तक कंडीशन फेल ना हो जाए। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं कि एक बार चेक किया, इसको कोड को एंटर किया, एक बार चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो कोड में एंटर कर जाएगा और फिर ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें घुमा रहेगा। तो इसलिए इफ क्या होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट होती है कि एक ही बार एग्जीक्यूट करती है। व्हाइल क्या होता है, ये लूप होता है, ये जब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक ये फॉल्स ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? अब हम करते हैं एग्जांपल समझ के, ठीक है। हमने क्या करा है, क्योंकि हम टर्बो बना रहे हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल F9 हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 को आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर द नंबर। अब आपने एंटर द नंबर मैसेज पढ़ा तो नंबर एंटर कराएंगे। तो आपने मान लो नंबर एंटर कराया है कितना, 121। तो एस में कितना, एन में कितना स्टोर हो गया, क्योंकि मैं नंबर किस में स्टोर करा रहा हूं, एन में। तो एन में कितना स्टोर हो गया है, 121 मैंने एंटर कराया। नेक्स्ट लाइन पे आएगा, यहाँ पे क्या करेगा कि एन की वैल्यू कहाँ पे प्लेस कर देगा, ए में। तो एन की वैल्यू कहाँ पहुंच गई, ए में। ए में कितना भी आ जाएगा, 121। सही है। कौन सा ऑपरेटर है ये, यह है इक्वल ऑपरेटर, असाइन ऑपरेटर। इसका काम क्या होता है कि लेफ्ट साइड की जो वैल्यूज होती है उन्हें कहाँ भेज देता है, राइट साइड में। ये मैंने ऑपरेटर की वीडियो में आपको समझाया है, उसमें मैंने ऑपरेटर को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपने मेरी ऑपरेटर्स की वीडियोस नहीं देखी है तो उनको जरूर देखना, उससे आपका सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेटर एक्चुअल में होते ही क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने एन की वैल्यू कहाँ स्टोर करा दी, ए में। किसकी मदद से, असाइन ऑपरेटर की मदद से। अब आएगा लूप पर। लूप में एन में क्या वैल्यू स्टोर है हमारे पास, 121 है या नहीं, हमने स्टोर क्या कराई थी, 121। तो अब चेक करेगा क्या 121 जीरो को इक्वल नहीं है। ये बच्चों ऑपरेटर कौन सा है, ये है नॉट इक्वल टू का, नॉट इक्वल टू। तो 121 क्या जीरो के इक्वल नहीं है, हाँ नहीं है। कंडीशन कैसी बन गई, ट्रू बन गई, ठीक है ना, क्योंकि एन में क्या वैल्यू है, 121 और यहाँ क्या है, जीरो। क्या 121 जीरो आपस में बराबर है, नहीं है। तो यहाँ पे मैंने यही तो लिखा है, नहीं है। क्या 121 जीरो के बराबर नहीं है, हाँ भाई इक्वल नहीं है। तो कंडीशन कैसी बन गई, ट्रू बन गई। कंडीशन ट्रू होती है तो मैंने बताया था इस कोड में एंटर कर जाएगा। कोड में एंटर जैसे ही किया तो क्या होगा, आर इजिकल टू लगाया है मैंने फॉर्मूला, एन को डिवाइड करना है किससे, 10 से। अब मैं देखो यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूं, आप ध्यान से समझना। एन में क्या वैल्यू स्टोर है, 121। तो 121 को डिवाइड करेंगे किससे, 10 से। यही तो फॉर्मूला लगाया है, एन को मैंने डिवाइड किया है 10 से। अब करते हैं 10 1 जा 10, यहाँ कितना बचा 21, 10 2 जा 20, तो कितना बचेगा 1, है ना। अब आती है ऑपरेटर। अगर हमें यहाँ पर ऑपरेटर नहीं पता है तो हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसलिए कह रहा हूँ ऑपरेटर जरूर देखना। ऑपरेटर की वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दूंगा, उसको जरूर देखना है ताकि आप ऑपरेटर समझ सको। ये जो ऑपरेटर होता है ये भी डिवाइड के लिए होता है और ये ऑपरेटर है ये भी डिवाइड के लिए है। अंतर क्या है दोनों में कि हमारे पास ये डिवाइड वाला सिंबल होता है, ये देता है हमें क्वोशिएंट। क्या देता है, क्वोशिएंट। और जो परसेंट वाला सिंबल होता है ये हमें क्या देता है, रिमाइंडर। क्या देता है, रिमाइंडर, यानी शेषफल। अब रिमाइंडर और क्वोशिएंट क्या होता है, ये जो होता है ये कहलाता है क्वोशिएंट, ठीक है। ये जो होता है ये क्या कहलाता है, रिमाइंडर, यानी शेषफल। तो मैंने कौन सा सिंबल यूज किया है, परसेंट का सिंबल यूज किया है। परसेंट का सिंबल हमें क्या देता है, क्या आउटपुट देता है, रिमाइंडर। तो इसको सोल्व करने पर जब 121 को 10 से डिवाइड करेंगे तो सोल्व करके क्या आया है, रिमाइंडर 1 आया है। तो इसीलिए ये सिंबल क्या देता है हमें, रिमाइंडर देता है, शेषफल देता है, याद रखेंगे। तो यह सोल्व होकर क्या आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्या आया, सोल्व होकर 1 आ चुका है, समझ गए। क्योंकि हम पे रिमाइंडर कितना आया था, 1। तो इसका मतलब क्या होता है, ये रिमाइंडर देता है, शेषफल देता है, तो इसलिए पूरा सोल्व होकर आंसर कितना आ गया, 1। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, 1। उसके बाद एस की मैंने वैल्यू स्टोर 0 क्यों ली थी, ये मैंने आपको जो मैंने प्रोग्राम्स करवाए हैं नंबर्स के, नंबर प्रिंट करने सिखाए थे और लूप करके मैंने बहुत सारे प्रोग्राम करवाए हैं। तो उसमें मैंने समझाया था कि जब भी हमें डिजिट का सम करना हो या हमें आपस में कोई नंबर्स ऐड करने हो, सीरीज ऐड करनी हो, तो हमेशा क्या लेते हैं, हम 0 लेते हैं। और अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऐड किया है, प्लस लिखा है ना।
मैंने क्या करा है, ऐड करा है। तो जब मैं प्लस कर रहा हूं किसी चीज को किसी में, तो मुझे क्या लेना होगा उस टाइम पर, 0 लेना होगा। बात समझ में आ गई? क्यों, उसका कारण भी दोबारा से बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई सीरीज है 1 2 3, मुझे ये नंबर आपस में जोड़ने हैं, तो मैंने s = अगर 1 ले लिया है ना, और ये नंबर जो है ये किसमें स्टोर है, i में, तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, s + i, यही तो फॉर्मूला लगाऊंगा, s + i। s में कितना है मैंने माना है 1, और i में पहली वैल्यू कितनी है 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, है ना। अब फिर 2 में फिर दोबारा से ये ऐड करूंगा तो 4 हो जाएगा, फिर 4 में ऐड करूंगा 3 तो कितना आएगा 7, लेकिन आंसर आना कितना चाहिए था 6। क्यों, क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया। अब देखो अगर मैं क्या करता हूं, s में क्या ले लेता हूं 0, तो s + i फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि मुझे इन दोनों को जोड़ना है। तो s में कितनी है 0, 1 में i में कितनी है 1, तो 0 + 1 कितना आ गया 1, 1 में जब 2 ऐड करूंगा तो 3, 3 में 3 ऐड करूंगा तो 6 आ गया ना, वही नंबर लौट के जो इनका सम आना चाहिए। तो बच्चों सम अगर आपको करना है, नंबर को आपस में ऐड करना है, तो हमेशा क्या मानते हैं 0, क्योंकि 0 में कुछ नंबर जोड़ते हैं तो वही नंबर आता है जो जोड़ रहे हो, लेकिन 1 में ऐड करोगे तो कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा ना, एक एक्स्ट्रा चलेगा नंबर। बात समझ में आ गई? तो जब भी आपको क्या करना हो, सम करना हो, तो आप क्या करोगे, हमेशा 0 ऐड करोगे। तो अब यहाँ पे s × 10 लिखा है, s में मैंने क्या माना है 0 माना है, तो 0 की मल्टीप्लाई जब 10 से करेंगे तो कितना आता है 0, 0 प्लस r में कितनी वैल्यू आ गई है हमारे पास, यहां से आई है ना 1, तो 0 + 1 कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, s में क्या है 0, 0 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 0 आएगा, प्लस r की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 1, तो 0 + 1 कितना हो गया 1। नीचे आते हैं, n को डिवाइड किया गया है 10 से, n में क्या वैल्यू स्टोर थी 121, 121 को डिवाइड किया गया है 10 से। कौन सा सिंबल है ये, डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड का सिंबल हमें क्या देता है कोशेंट, तो इसलिए कोशेंट कितना आया था हमारा 12, 10 को जब 12 से करेंगे जब तो 120 आता है, 1 बचा तो कितना आया 12, तो इसलिए n में कितनी वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्योंकि ये लूप है तो वापस अब कहां पहुंचेगा ऊपर, क्योंकि कंडीशन फेल करनी है, जब तक फेल नहीं होगी लूप से बाहर नहीं आ सकता है, तो इसलिए ऊपर गया वापस यहाँ पे। अब n में कितनी स्टोर रह गई वैल्यू, देखो n में कितनी हो गई है 12, इसीलिए मैंने n की वैल्यू कहां स्टोर की थी a में, हो गई ना, देखो 121 हमने एंटर कराया था स्टार्टिंग में, लेकिन अब कितना आ गया 12 आ गया, अभी और भी कम हो जाएगा, तो चेंज हो जाता है ना क्वेश्चन, इसलिए क्या किया था मैंने स्टोर कर ली थी वैल्यू को। अब n में कितना है 12, अब फिर से डिवाइड करेंगे इसको, अब हमें 10 को डिवाइड करना है किससे, 12 को डिवाइड करना है किससे 10 से। चले कंडीशन चेक करेगा, क्या 12 0 के इक्वल नहीं है, हाँ इक्वल नहीं है, नहीं है कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से क्या होगा इस लूप में एंटर हो गया। अब n डिवाइडेड बाय 10, n में क्या वैल्यू है 12, क्या 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10, कितना रिमाइंडर आया हमारे पास 2, कितना आया है 2, ये सिंबल क्या देता है हमें रिमाइंडर देता है, तो कितना आएगा इसका आंसर 2, तो अब 1 की जगह इसमें क्या हो जाएगा 2 हो गया। नीचे आएंगे s, अब s में कितनी वैल्यू स्टोर है 1, अब 0 नहीं रही क्योंकि s में कितनी हो चुकी थी 1, 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 10 से प्लस r में कितनी वैल्यू स्टोर है 2, करो 1 की 10 से करते हैं कितना आएगा 10, 10 + 2 कितना होते हैं 12, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 12। अब s में कितना स्टोर हो गया 12। नीचे आएंगे, अब n को डिवाइड करना है 10 से, n को डिवाइड किया है हमने 10 से, सॉरी 12 को डिवाइड किया है 10 से, लेकिन ये सिंबल हमें क्या देता है कोशेंट, कोशेंट कितना आया है हमारे पास 1, तो इसलिए अब 12 की जगह ये कितना हो जाएगा 1। अब n में कितना स्टोर हो गया 1, वापस से क्योंकि कंडीशन फेल करनी है तो ऊपर पहुंचेगा। अब n में कितनी वैल्यू स्टोर है हमारे पास 1, कितनी स्टोर है 1, क्या 1 0 के इक्वल नहीं है, हाँ अभी भी नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, कंडीशन कैसी हो गई फेल, सॉरी कंडीशन कैसी हो गई ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई है, फिर से लूप में एग्जीक्यूट करने के लिए एंटर हो जाएगा। अब n को डिवाइड करना है फिर से 10 से, n में है क्या 1, तो अब क्या करेंगे 1 को डिवाइड करेंगे किससे 10 से, 1 को डिवाइड करेंगे 10 से, अब 1 तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ क्या लगाऊंगा 0 पॉइंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 1 जा 10। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने डाटा टाइप कैसा लिया है इंटीजर लिया है, डाटा टाइप कैसा लिया है इंटीजर, इंटीजर डाटा टाइप क्या करता है हमेशा कैसी वैल्यू स्टोर करता है, हमेशा कंप्लीट नंबर, पॉइंट वाला नंबर स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर 0 आया है,
क्योंकि ये बाइनरी डिजिट पे काम करता है, ये आपको पता है। हमारा जो प्रोग्रामिंग है कोडिंग वो बाइनरी पे काम करती है। तो अगर स्टार्टिंग में यहाँ पे क्वोशिएंट में 0 आ गया है तो इसका मतलब अब यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ 1 आया है तो यहाँ पर 0 आना ही पक्का है, ठीक है। क्यों? क्योंकि किस में काम करते हैं, बाइनरी डिजिट पे काम करते हैं। तो क्योंकि यहाँ देखो मैंने क्या करा था, 0 पॉइंट लगाया, एक पॉइंट बढ़ाया, 10 1 जा 10, यहाँ 0 आना चाहिए था। आपका कंफ्यूजन इतना है बस। तो लेकिन इतना समझो कि ये जो है, ये नंबर जो आया है 0.1, ये स्टोर जब होगा तो क्या 0.1 स्टोर होगा? नहीं, क्योंकि मैंने कैसा डाटा टाइप लिया है, इंटीजर। तो क्या वैल्यू स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा 0, कंप्लीट नंबर। पॉइंट वाला नंबर स्टोर नहीं करता है, तो 0 स्टोर करेगा। तो जब ये यहाँ पे 0 हो चुका है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, फिर 1 आएगा। ये अगर पता नहीं है तो याद रखेंगे हमेशा, अगर क्वोशिएंट में 0 है तो रिमाइंडर में 1 आएगा, और अगर रिमाइंडर में 1 है तो यहाँ फिर 0 आएगा। अल्टरनेट चलते हैं एक तरीके से, ठीक है। चाहे सेकंड ऑप्शन ना भी चले, लेकिन अगर क्वोशिएंट 0 बन गया है तो रिमाइंडर फिर 1 ही मानेंगे, तो कुछ और नहीं मान सकते। तो इस केस में क्योंकि ये सिंबल हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है, तो रिमाइंडर कितना माना गया है, 1। तो अब यहाँ पे कितना हो गया, फिर से 1, ठीक है, 1। अब यहाँ पे आते हैं, एस में कितनी स्टोर है, 12। 12 के पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 प्लस आर में कितना स्टोर हो गया है, 1। देखो 12 की जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 120, और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 121। एस में कितनी वैल्यू हो गई, 121। एन में देखो डिवाइड करना है 10 से, एन में क्या वैल्यू थी हमारी, 1। 1 को जब 10 से डिवाइड किया तो क्या आया है, 0.1। ये सिंबल हमें क्या देता है, क्वोशिएंट। क्या देता है, क्वोशिएंट देता है। तो 0.1 मैंने अभी बताया, क्योंकि मैंने n जो लिया है वो n कैसा डाटा टाइप है, इंटीजर डाटा टाइप है। तो 0.1 नहीं स्टोर करेगा, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू स्टोर कर ही नहीं सकता। तो ये क्या स्टोर करेगा, पूरा नंबर, कंप्लीट नंबर कितना था, 0। इससे आगे के पॉइंट का नंबर छोड़ देगा, तो इसलिए यहाँ क्या स्टोर होगा, 0। अब फिर से लूप ऊपर जाएगा, क्योंकि कंडीशन फेल करनी है, तो फिर से ऊपर पहुंचा, चेक करेगा n में क्या वैल्यू है, 0। क्या 0 0 के बराबर नहीं है, नहीं, ये तो है, 0 0 के बराबर है। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, नहीं है। तो कंडीशन कैसी हो गई, अब कंडीशन हो गई फॉल्स। ध्यान से समझो, क्या 0 0 के बराबर नहीं है, भाई है, तो कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई है तो अब इस लूप में एंटर नहीं करेगा। अब क्या होगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा इस लूप से। तो इस लूप से बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब कर्सर कहाँ आ गया हमारा, नेक्स्ट लाइन पर आ गया, इफ के पास। ठीक है, बात समझ में आ गई कैसे काम चला है। तो अब यहाँ पे आ गए हम इफ पर, लूप को हमने छोड़ दिया है क्योंकि कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स। यहाँ आएंगे इफ ए में हमारे पास क्या स्टोर है, ए में हमने पहले ही नंबर स्टोर कर लिया था, वो क्या था, 121। ए में हमारे पास क्या है, 121, क्योंकि हमने पहले ही स्टोर कर लिया था ऊपर, है ना। इक्वल टू एस में हमारी लास्ट वैल्यू क्या रह गई है, एस में लास्ट वैल्यू कितनी थी हमारी, जो आखिरी में रही है वो है लास्ट वैल्यू 121। एस में कितना आ गया है, 121। कंडीशन चेक करेगा, ये कौन सा ऑपरेटर होता है, इक्वल टू ऑपरेटर होता है, जो चेक करता है कि दोनों तरफ जो वैल्यू लिखी है क्या वो बराबर है या नहीं है। तो ए में क्या है 121, बी में क्या है 121, क्या दोनों वैल्यूज बराबर है, हाँ है। देखो ध्यान से, दोनों एक जैसी हैं, दोनों वैल्यूज क्या है, बराबर है। कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू। इफ कब काम करता है, अगर कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो वो इस कोड को एग्जीक्यूट करता है जो लिखा हुआ है, तो वो इसमें एंटर कर जाएगा। यहाँ पर एंटर हो गया, यहाँ लिखा है प्रिंट कर दो एंटर नंबर इज पैलिंड्रोम, तो हमारे पास क्या लिखा आएगा, एंटर नंबर इज पैलिंड्रोम, जैसा लिखा है वैसा ही लिखा हुआ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो प्रिंट होता है। तो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ खत्म है, इसके बीच में जो कुछ भी लिखा होगा वो सभी प्रिंट होना है, तो इसलिए एंटर नंबर इज पैलिंड्रोम प्रिंट हो गया। क्योंकि हमारा पहला वाला पार्ट प्रिंट हो चुका है, इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई थी, इसमें एंटर कर गया है, तो इसलिए अब एल्स में एंटर नहीं करेगा। कहां पहुंचेगा, डायरेक्ट गेट सीएच पे। गेट सीएच का काम क्या होता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन को होल्ड करके रखना, क्योंकि मैंने बताया था टर्बो पे क्या होता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन भाग जाती है, तो उसकी स्क्रीन को रोक के रखना ताकि आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसके आउटपुट को देख सकें। तो स्क्रीन को होल्ड करके रखने के लिए क्या यूज करते हैं, गेट सीएच का। गेट सीएच क्या करेगा, आपको आउटपुट दिखाएगा, क्या लिखी आई है, एंटर नंबर इज पैलिंड्रोम, ठीक है, उसका प्रोग्राम खत्म। यही तो आप चाहते थे भाई, आपने जो नंबर एंटर कराया है वो पैलिंड्रोम है या नहीं ये बता दे। तो यही तो बताया उसने कि आपने जो नंबर एंटर कराया है 121 वो क्या है, पैलिंड्रोम है। यानी कि जो नंबर आपने लिखा है 121, अगर आप उसे सीधे करके 121 लिख रहे हैं
तो जब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो 1 to 1 ही आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये कौन सा प्रोग्राम बन गया हमारा, पैलिंड्रोम का। ये तो कैलकुलेशन वैसी रहेगी। अगर मैं कोई भी नंबर एंटर कराता हूँ कुछ और, अगर मान लेते हैं कि जैसे मैंने मान लो कितना एंटर कराया था, मैं आपकी बार 1 to 1 एंटर ना करा के मान लेता हूँ कि मैं कितना करा देता हूँ, 1 to 3 करा देता हूँ। एक बार नेगेटिव भी करके देखते हैं ना, 1 to 3, तो सारी कैलकुलेशन ऐसी होनी है जैसे मैंने की थी, यानी यहाँ तक कैलकुलेशन ऐसी होगी। उसके बाद यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे ए में क्या है, ए में हमारे पास क्या है, नंबर होगा 1 to 3। ए में हमारे पास क्या नंबर होगा, 1 to 3। और हमारे पास एस में कितना आएगा, क्योंकि रिवर्स होके आना है तो रिवर्स होके कितना आएगा, 3 to 1। फॉर्मूला तो रिवर्स का ही है ना, कुछ और तो होना ही नहीं है। क्या होगा, अगर हम 1 to 3 लिख रहे हैं तो इसको जब रिवर्स करेंगे डिजिट को तो 3 to 1 आएगा लास्ट में। तो एस में कितना स्टोर हुआ होगा लास्ट में आके, 3 to 1, जैसे मैंने अभी किया है बिल्कुल वैसे ही होगा। तो 1 to 3 ए में है, एस में कितना है, 3 to 1। अब फिर से चेक करेगा क्या कि इफ ए क्या है, एस के इक्वल है, तो ए में तो 1 to 3 है, एस में कितना है, 3 to 1। क्या दोनों बराबर है, आपस में इक्वल है? नहीं। तो कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई है तो अब इसमें एंटर नहीं करेगा, क्योंकि ट्रू होने पे करता है। इफ कब काम करती है, जब कंडीशन ट्रू होती है। कंडीशन कैसी है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। तो अब इसमें एंटर नहीं करेगा। इसमें एंटर नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक कहां पहुंच जाएगा, वो एल्स में पहुंच जाएगा। अब लिखा आएगा कि एंटर नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। क्या प्रिंट कर देगा, एंटर नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। दोनों का केस बता दिए कि मैं कैसे होगा। अब किसी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इफ और एल्स कैसे काम करते हैं, तो बच्चों इफ और एल्स में मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि आपको इफ और एल्स कैसे काम करते हैं, कैसे इस पर काम करना है, और स्टेटमेंट हमारे पास कौन कौन सी होती है, एल्स कब काम करेगा, इफ कब काम करेगा, और दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं। तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दूंगा। ठीक है, चलो। तो ये प्रोग्राम हमारा किसके लिए बना है, टर्बो के लिए। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को चेंज कर रहा हूं किसके लिए, ऑनलाइन कंपाइलर के लिए। ठीक है, तो ध्यान से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं किसके लिए, ऑनलाइन कंपाइलर के लिए। यानी कि अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो आप इसको बना सकते हो, ऑनलाइन कंपाइलर पे बना सकते हो। क्या करना है ऑनलाइन कंपाइलर पे, मैंने बताया था कि ऑनलाइन कंपाइलर पे क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन है तो यहाँ पे हम प्रोग्राम बनाते हैं और इसके बराबर में ही जस्ट क्या आ जाती है, आउटपुट आ जाती है। जैसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है ना इस तरीके से, तो उसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इस साइड पे हम लेफ्ट साइड में प्रोग्राम बनाते हैं और राइट साइड पे हम प्रोग्राम को करके हाथों हाथ क्या मिल जाती है, आउटपुट मिल जाती है। तो जब आउटपुट हाथों हाथ ही आ रही है, हैंड टू हैंड आ रही है, तो क्या मेरी स्क्रीन भाग रही है, स्क्रीन भाग ही नहीं रही है, स्क्रीन तो रुकी हुई है, क्योंकि मुझे हैंड टू हैंड क्या दे रही है, वो आउटपुट दे रही है। तो जब स्क्रीन भाग ही नहीं रही है, स्क्रीन को रोकने की जरूरत नहीं है, होल्ड करने की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए फिर हम क्या यूज नहीं करते, गेट सीएस की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि गेट सीएस का काम क्या था, स्क्रीन को होल्ड करना, होल्ड करने की जरूरत ही नहीं है, तो गेट सीएस का यूज नहीं करेंगे। अगर गेट सीएस का यूज नहीं कर रहे हैं तो बच्चों यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फिर इंट मेन से प्रोग्राम बनाएंगे। किससे बनाते हैं, इंट से बनाते हैं। और जब भी इंट बनाएंगे तो गेट सीएस की जगह क्या यूज करेंगे, रिटर्न 0, रिटर्न स्पेस 0। ध्यान रखना, रिटर्न स्पेस 0। अब गेट सीएस का यूज नहीं कर रहे हैं तो conio.h की हेडर फाइल भी हम नहीं लगाते हैं। ये हमेशा याद रखेंगे। जब भी आप ऑनलाइन कंपाइलर करते हो तो उसमें ना तो क्लियर स्क्रीन के लगाने की जरूरत है, ना ही आपको गेट सीएस लगाने की जरूरत है। और क्लियर स्क्रीन और गेट सीएस दोनों की हेडर फाइल क्या होती है, conio.h होती है, इसलिए conio.h हमें लगाने की जरूरत नहीं है। बस ये प्रोग्राम किसी के लिए कन्वर्ट हो चुका है, अब ऑनलाइन कंपाइलर के लिए आप इसको बनाओगे, इजीली क्या हो जाएगा, ये रन हो जाएगा। तो जो बच्चे स्टूडेंट हैं अगर वो भी ये भी प्रोग्राम कॉपी पे बना पाएंगे तो ऐसा नहीं है उनके मार्क्स कट होंगे, कोई कट नहीं होंगे, है ना, इस बात की गारंटी मेरी है। लेकिन कोशिश ये करना है बच्चों, जो सॉफ्टवेयर पे आपको कॉलेज में सिखाया जा रहा है उसी सॉफ्टवेयर के बिहाफ पे आप क्वेश्चन करके आए। तो प्रेफर स्टूडेंट को प्रेफर किया जाता है टर्बो सॉफ्टवेयर, इसलिए टर्बो के बिहाफ पे ही बना के आना है। बाकी आप इससे भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको दोनों कंपाइलर के लिए करके दिखाया है प्रोग्राम को, आप ऑनलाइन पे कैसे बनाएंगे और टर्बो पे कैसे बनाएंगे। ठीक है बच्चों, टाइम का थोड़ा सा कमी होने की वजह से, क्योंकि मैं इस चैनल पे 3 सब्जेक्ट चला रखे हैं मैंने, तो थोड़ा सा टाइम की कमी होने की वजह से मैं कंटिन्यू सी प्रोग्राम में वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि मैं कंटिन्यू आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, और मैं
कोशिश ये भी करूंगा कि मैं एक दिन की 1 या 2 वीडियो सॉफ्टवेयर पे भी बना के दिखाऊं आपको, ताकि मैं सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करके दिखाऊं कि कैसे होता है, सॉफ्टवेयर पे कैसे बनाते हैं, किस तरीके से आते हैं। तो 1-2 वीडियो जरूर बनाऊंगा उसके भी यहाँ पर। लेकिन मेरा पर्पस क्या है, क्योंकि आपको वाली वीडियोस तो बहुत सारी मिल जाएंगी जो सॉफ्टवेयर बना के दिखाते हैं। मेरा पर्पस यह है कि आपको मैं प्रोग्राम यहाँ समझाऊं। अगर आपने मेरा बनाया हुआ प्रोग्राम ऐसे का ऐसे ही कॉपी करके उतारा सॉफ्टवेयर पे, तो कोई एरर नहीं आएगी, कहीं पे भी कोई कॉन्सेप्ट लॉजिक नहीं खराब होगा, और आपको वो चीज मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिल सकती। क्योंकि थियोरटिकल समझना भारी पड़ता है, मैं थियोरटिकल समझा रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकली तो आप कहीं ना कहीं से देख के कर ही लेते हैं, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। सेम प्रोग्राम आप कंपाइलर पे बनाना, और आपका जो आउटपुट मैं जैसे बता रहा हूँ वही आउटपुट आपकी आएगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने सीखा कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, पैलिंड्रोम नंबर को हम कैसे बनाएंगे, उसका कोड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ऑनलाइन कंपाइलर में और ऑफलाइन कंपाइलर में, यानी टर्बो पे। ठीक है, तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में हम पैलिंड्रोम के बाद अब हम करेंगे आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सी प्रोग्रामिंग की, जिसमें हम सीखेंगे कि आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है और आर्मस्ट्रांग नंबर को कैसे एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री